एक अनहोनी शाम युवा अरबपति अप्रत्याशित रूप से अपने बंगले पर जल्दी लौट आया, लेकिन शानदार रोशनी या भव्य दावत के बजाय उसने अपने पिता को, जो जीवन भर एक शक्तिशाली और ठंडे दिल इंसान रहे थे, लिविंग रूम के बीच में गरीब नौकरानी को गले लगाकर एक बच्ची की तरह रोते हुए देखकर स्तब्ध रह गया। उस पल में जैसे पूरी दुनिया ढह गई। उसने सोचा कि वो एक धोखे का, परिवार के सम्मान पर एक धब्बे का गवाह बन रहा है। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद सच्चाई सामने आई और इसने ना केवल उसे अवाक कर दिया बल्कि इसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने 30 से अधिक वर्षों से दबे एक रहस्य को उजागर कर दिया। हल्की हल्की बारिश दिल्ली के जोरबाग इलाके में स्थित खन्ना परिवार के आलीशान बंगले की ओर जाने वाली छोटी सड़क पर पड़ रही थी, जहां हर ईंट, हर सजावटी पौधा और स्वचालित गेट शाही और ठंडेपन का एहसास कराता था। घड़ी में रात के 10 बज चुके थे, लेकिन बंगले के अंदर अभी भी रोशनी थी। एक शानदार लेक्सस कार चुपचाप आंगन में दाखिल हुई। उसका मालिक आरव खन्ना, खन्ना ग्रुप का एकमात्र उत्तराधिकारी, अभी अभी सिंगापुर की 3 दिवसीय व्यापार यात्रा से लौटा था। उसने पहले से कोई सूचना नहीं दी थी और ना ही उसे किसी को बताने की जरूरत थी। आरव के लिए ये घर भले ही कागजों पर उसका था, लेकिन ये वो जगह थी जहां वो सबसे कम लौटना चाहता था। आरव कार से बाहर निकला, अपने बालों पर अटकी बारिश की बूंदों को हटाया, अपना वेस्ट कोट ड्राइवर को फेंक दिया और चुपचाप घर में घुस गया। जब वो गुजरा तो सेंसर ने दालान की रोशनी चालू कर दी, लेकिन वो ठंडी रोशनी उसके दिल में बसे भारीपन को गर्म नहीं कर सकी। सीधे अपने स्टडी रूम में जाने का इरादा रखते हुए आरव अचानक रुक गया। लिविंग रूम से एक बहुत ही धीमी आवाज आ रही थी। ये रोने की आवाज थी, जो तेज नहीं थी लेकिन एक चुभने वाली सुई की तरह दर्दनाक थी। वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। उसके चमड़े के जूते दीवार के कोने में रुक गए जब उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके पूरे शरीर को जमा दिया। उसके पिता प्रकाश खन्ना, जो कभी वित्तीय उद्योग के इस्पात प्रतीक थे, टाइल के फर्श पर झुके हुए बैठे थे। उनका सिर मीरा के कंधे पर टिका हुआ था। वो 20 साल की नौकरानी थी, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की थी। बूढ़े आदमी की सिसकियां निकल रही थीं। उसके हाथ एक बच्चे की तरह कांप रहे थे, जबकि युवा लड़की उसे गले लगाकर धीरे से सहला रही थी। कोई बात नहीं साहब, मैं यहाँ हूँ। अब कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आरव की आंखें गहरी हो गईं। गुस्से की एक लहर उठी। बिना सोचे समझे, तुम यहां क्या कर रही हो? उसकी चीख ने कमरे में दोनों लोगों को चौंका दिया। प्रकाश जी ऐसे सिकुड़ गए जैसे उन्हें धक्का दिया गया हो। मीरा मुड़ी, उसकी आंखें अभी भी गीली थीं। वो खड़ी हो गई, घबराहट में समझाने लगी, साहब मैं बस। तुम क्या मुझे इतना बेवकूफ समझती हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? आरव आगे बढ़ा। उसकी आवाज स्टील की तरह ठंडी थी। एक बूढ़े सठियाए हुए आदमी को बहला फुसलाकर क्या हड़पने की कोशिश कर रही हो? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने देखा कि प्रकाश साहब ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी नहीं खोला, इसलिए मुझे। चुप रहो। पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। पतले रेशमी नाइट गाउन में एक परिचित सिलवेट आगे बढ़ी। ये उसकी पत्नी सिमरन थी। मीरा को देखते हुए उसके चेहरे पर व्यंग्य छिपा नहीं था। ओह, इतनी देर रात में भी इतनी देखभाल। तुम सच में बहुत समर्पित हो मीरा। मीरा ने सिर झुका लिया। उसका चेहरा अपमान से लाल हो गया। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने बस देखा कि प्रकाश साहब कमरे में बंद है। उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया पिया। मुझे डर था कि वो बेहोश हो जाएंगे। सिमरन ने अपनी बाहें बांध लीं और एक कदम पीछे हट गई, वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड को इशारा करते हुए। आरव, मुझे लगता है कि इस तरह की नौकरानी को हमारे घर में रखना ठीक नहीं है। आरव को और सुनने की जरूरत नहीं थी। उसने ठंडेपन से आदेश दिया, अपना सामान पैक करो, कल सुबह वापस आने की जरूरत नहीं है। नहीं आरव साहब, मैं प्रकाश साहब को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। मीरा की आवाज टूट गई। उसके आंखों में आंसू भर आए। वो प्रकाश जी की ओर मुड़ी, जो अब सब कुछ एक परित्यक्त बच्चे की तरह घबराई हुई आंखों से देख रहे थे। उन्होंने कांपते हुए हाथ से धीरे से उसका पल्लू खींचा। मीरा, मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। वे लोग, वे। सिमरन आगे बढ़ी, धीरे से मीरा का हाथ खींचा।
वो छटपटाई, उसकी आंखें आरव को निराशा से देख रही थीं। आप मुझे निकाल सकते हैं, लेकिन कृपया अपने पिता को चुपचाप मरने मत दीजिए। ये वाक्य आरव के दिल में एक गहरे चाकू की तरह चुभ गया, लेकिन अहंकार, संदेह और उसके अपने अहम ने उसे मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दिया। मीरा को मूसलाधार बारिश में बंगले से बाहर निकाल दिया गया। कोई उसे विदा करने वाला नहीं था, कोई उसे रोकने वाला नहीं था। केवल प्रकाश जी की आंखें बड़ी बड़ी खुली थीं, जो दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं थी। बंगले का दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। बाहर आंगन में मीरा बरामदे के नीचे चुपचाप खड़ी रही। बारिश बरस रही थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, एक भीगा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और उसे दहलीज पर रख दिया, जिस पर नीले बॉलपेन से टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, 5 जून का कैमरा फुटेज देखें, रात 10:17 का हिस्सा। एक दिन आपको सच्चाई जाननी ही होगी। वो मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। अंदर आरव दालान में चुपचाप खड़ा था। अपने पिता को फर्श पर एक अपराधी की तरह सिकुड़े हुए देख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को यह समझाने की कोशिश की कि उसने अभी अभी परिवार के लिए खतरे का सही तरीके से निपटारा किया है, लेकिन गहराई में कई सालों में पहली बार वो अनिश्चित महसूस कर रहा था। बाहर बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं और कहीं उस बारिश की आवाज में एक भूले हुए पिता की अनकही आहें और एक सच्चाई के दस्तक देने की आवाज थी। अगली सुबह दिल्ली में अभी भी उदासी छाई हुई थी। हवा रात भर की बारिश से भारी लग रही थी। खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें अटकी हुई थीं, जो एक भारी सुबह की धूसर रोशनी को दर्शा रही थीं। आरव खन्ना अपने स्टडी रूम में बैठा था, हाथ में ठंडी हो चुकी कॉफी के कप को धीरे धीरे हिला रहा था। उसके सामने लैपटॉप पर उस वित्तीय सम्मेलन का वीडियो चल रहा था, जिसमें उसने अभी अभी सिंगापुर में भाग लिया था। लेकिन उसकी आंखें स्क्रीन पर नहीं थीं। उसका दिमाग पिछली रात की छवियों से ग्रस्त था। उसके पिता के पतले कंधे कांप रहे थे एक नौकरानी की बाहों में, और दरवाजे से बाहर निकलने से पहले मीरा के आखिरी शब्द, अपने पिता को चुपचाप मरने मत दीजिए। ये वाक्य एक तेज ठंडी सुई की तरह उसकी छाती में चुभ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता इतने कमजोर हो सकते हैं। प्रकाश खन्ना, वो व्यक्ति जिसने कभी अपनी आवाज से व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, वो पिता जो शहरधारकों की बैठक में एक अडिग मूर्ति की तरह खड़ा होता था, वो फर्श पर बैठकर एक नौकरानी की बाहों में एक कांपते हुए बच्चे की तरह सिसक सकता था। उसने ठंडी कॉफी का एक घूंट लिया, भौंसे सिकोड़ी और दराज खोला। वो कागज का टुकड़ा निकाला जो उसने पिछली रात सामने की दहलीज से उठाया था। स्याही कुछ जगहों पर फैल गई थी, लेकिन शब्द अभी भी स्पष्ट थे। 5 जून का कैमरा फुटेज देखें, रात 10:17। वो एक पल के लिए हिचकिचाया। उसके अंदर का एक हिस्सा अभी भी मानता था कि मीरा सिर्फ नाटक कर रही थी, किसी उद्देश्य को छिपाने के लिए दया का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक और हिस्सा, वो हिस्सा जिसे उसने इतने सालों से दबा रखा था, उसे बता रहा था कि कुछ बहुत गलत है। कुछ मिनटों के संघर्ष के बाद आरव खड़ा हुआ, अपने स्टडी रूम से बाहर निकला और सीधे बेसमेंट की ओर गया, जहां बंगले का कैमरा स्टोरेज सिस्टम रखा हुआ था। सुरक्षा कक्ष का दरवाजा उसके फिंगरप्रिंट से खुला, एक छोटी ठंडी जगह जहां स्क्रीन अभी भी घर की हर हरकत को रिकॉर्ड करते हुए टिमटिमा रही थी। उसने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। 5 जून रात 10:17 का डेटा फोल्डर खोला। स्क्रीन पर लिविंग रूम की छवि दिखाई दी। सिमरन प्रकाश जी के सामने बैठी थी। उसकी आवाज हल्की लेकिन दबाव से भरी थी। पापा जी, आपको याद नहीं मैं कौन हूं? मैं सिमरन हूं, आपकी बहू। आपको याद आया? प्रकाश जी ने सिर हिलाया। उनकी आंखें भ्रमित थीं, जैसे उन्हें एक ऐसे नाटक में धकेल दिया गया हो जिसके वे हिस्से नहीं थे। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मुझे आशा से मिलना है। मेरी पत्नी कहाँ है? पापा जी, सिमरन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अभी भी विनम्रता से कहा, आप भूल गए क्या? माँ जी का देहांत हो गया है, लेकिन आपने मुझे सब कुछ संभालने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर कर दिए थे। आपको याद है? मैंने कागज यहीं रखे हैं, आपको बस फिर से हस्ताक्षर करने हैं। आरव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली,
जब उसने देखा कि सिमरन ने प्रकाश जी के सामने दस्तावेजों का एक बंडल धकेला और धीरे धीरे एक फाउंटेन पेन निकाला, प्रकाश जी अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उनकी आंखों में पानी भर आया था। उन्होंने कांपते हुए पेन पकड़ा, लेकिन फिर उसे नीचे रख दिया। नहीं, मुझे आरव से मिलना है। मैं कुछ भी साइन नहीं करूंगा। मुझ पर दबाव मत डालो। सिमरन अब विनम्र नहीं रही। उसने भौं सिकोड़ी, खड़ी हो गई। उसकी आवाज गहरी हो गई। पापा जी, आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं आपको अस्पताल भेज दूंगी। और वहां यहां की तरह आरामदायक नहीं होगा। उस पल प्रकाश जी सिकुड़ गए। उन्होंने अपना सिर मेज पर झुका लिया। आंसू उस सफेद कागज पर गिरे जिस पर अभी तक कोई हस्ताक्षर नहीं था। ठीक उसी समय लिविंग रूम का दरवाजा खुला। मीरा अंदर आई। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। लेकिन उसकी आंखें सीधे सिमरन पर टिकी थीं। आप क्या कर रही हैं? बाहर जाओ, सिमरन चिल्लाई। मैंने सब कुछ सुन लिया है। जब वो होश में नहीं है तो आपको उन पर कुछ भी करने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम होती कौन हो हमारे घर के मामलों में दखल देने वाली? मैं इस घर में अकेली हूं जो अभी भी प्रकाश साहब को एक इंसान मानती है। वीडियो अचानक कट गया। आरव चुपचाप बैठा रहा। उसका दिल धड़क रहा था। गुस्सा, शर्म और एक अनाम पछतावा एक तूफान की तरह उसके सिर पर आ गिरा। वो वहां नहीं था। उसने अपने पिता को उस महिला के भरोसे छोड़ दिया था जिसे वो अपनी पत्नी कहता था। और इससे भी भयानक बात यह थी कि उसने उस एकमात्र व्यक्ति को निकाल दिया था जिसने उसके पिता के लिए आवाज उठाने की हिम्मत की थी। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके हाथ इतने कस गए कि सफेद पड़ गए। वो सुरक्षा कक्ष से निकलकर तेजी से ऊपर की ओर भागा। अपने पिता का दरवाजा खोलते हुए उसने प्रकाश जी को बिस्तर के एक कोने में सिकुड़े हुए बैठे देखा। उनकी आंखें खोई हुई थीं। एक ठंडी खाने की ट्रे मेज पर रखी थी। कमरे में कीटाणुनाशक की गंध आ रही थी। पापा, वो उनके बगल में बैठ गया। आपको मैं याद हूं? प्रकाश जी ने उसे बहुत देर तक देखा। उनकी आंखें ऐसी लाल थीं जैसे वे अभी अभी रोए हों। आरव, तुम हो? तुम हो? आरव ने सिर हिलाया, अपने पिता के कंधों को पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि उनका शरीर इतना पतला हो गया था कि वो पतले कपड़ों के माध्यम से हर हड्डी को महसूस कर सकता था। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे नहीं पता था। मैं अब आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रकाश जी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। एक आंसू बहा। आरव के कंधे पर गिरा। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार उसने अपने पिता को वास्तव में एक कमजोर पिता के रूप में देखा जिसे सुरक्षा की जरूरत थी, ना कि उस इस्पात पुरुष के रूप में जिसकी वो कभी पूजा करता था। उस दोपहर आरव ने कंपनी में फोन करके अगले 2 दिनों के लिए अपनी सभी बैठकें रद्द कर दी। वो खुद अपने पिता की देखभाल करना चाहता था। उसने एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट को भी घर पर निजी जांच के लिए बुलाया। लेकिन सबसे पहले उसने जो काम किया वो था पुराने गेटकीपर को फोन करना, सुरेश जी, जिन्हें उसकी पत्नी ने बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया था। सुरेश जी, मैं आपसे 5 जून के बारे में पूछना चाहता हूं। आपको कुछ याद है? लाइन के दूसरी तरफ सुरेश जी की आवाज भारी थी। मेरे पास उस दिन के दलान के कैमरे का क्लिप है आरव बेटा। मुझे बता था कि एक दिन तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। आरव ने गहरी सांस ली। आप कहाँ हैं? मुझे आपसे अभी मिलना है। उस रात अपनी मां की मृत्यु के बाद पहली बार आरव देर रात तक अपने स्टडी रूम में चुपचाप बैठा रहा। उसने वीडियो फुटेज देखे, संपत्ति के रिकॉर्ड पढ़े और अपनी मां का आखिरी हस्तलिखित पत्र खोला। वो पत्र जिसे उसने कभी खोलने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि वो सच्चाई का सामना करने से डरता था। रात की हवा खिड़की के दरारों से सरसराई। मेज पर कॉफी का कप इस बार ठंडा नहीं था, बल्कि भाप छोड़ रहा था। और आरव जानता था कि सब कुछ अभी शुरू हुआ है। अगली दोपहर हौस खास विलेज के पास एक छोटे से कैफे में आरव एक कोने में बैठा था। धूप के कारण पिघल रहे नींबू पानी के गिलास को कसकर पकड़े हुए था। वो आमतौर पर ऐसे साधारण कैफे में नहीं आता था और ना ही वो चोरी छिपे मुलाकातें करने वाला व्यक्ति था, लेकिन आज उसके अंदर के सारे नियम टूटते हुए लग रहे थे। उसके सामने बैठा व्यक्ति सुरेश जी था, जो अब 60 से अधिक का हो चुका था। उसकी त्वचा धूप से सांवली हो गई थी। उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन उनमें अभी भी उस व्यक्ति की पैनी नजर थी जिसने लगभग 15 वर्षों तक खन्ना परिवार के बंगले की रखवाली की थी।
तुम बहुत बदल गए हो आरव बेटा। सुरेश जी फीकी हंसी हंसे। अब तुम अपनी मां की तरह ज्यादा दिखते हो। आरव ने औपचारिक अभिवादन का जवाब दिए बिना सिर हिलाया। वो सीधे मुद्दे पर आया। आपने कल मुझसे कहा था कि आपके पास 5 जून के कैमरे का बैकअप है। मैं उसे देखना चाहता हूं। सुरेश जी ने अपनी जेब से एक यूएसबी निकाली और उसे मेज पर ऐसे रखा जैसे कोई भारी वस्तु रख रहे हों। उन्होंने उसे तुरंत नहीं दिया। इसे देने से पहले मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तुम सच में जानने के लिए तैयार हो? ये सच्चाई तुम्हें उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ा कर सकती है जिसके साथ तुम एक ही बिस्तर पर सोते थे। आरव को सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने सिर हिलाया। पिछली रात मैं पापा के साथ सुबह 3 बजे तक बैठा रहा। उन्होंने पूछा कि क्या मां मर चुकी हैं। फिर रोते हुए कहा कि लोगों ने उन्हें दवा पीने के लिए मजबूर किया था जब तक कि वो होश में नहीं रहीं। सुरेश जी ने एक गहरी सांस ली, अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। एक जलाने ही वाले थे कि रुक गए। मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें समझना होगा। हर कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। जब तुम्हारी माँ का देहांत हुआ तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन लोगों ने मुझे कैमरा सिग्नल खोने के मामले में फंसा दिया और मुझ पर लापरवाही का आरोप लगाया। मुझे नौकरी से निकालने वाली वही थी। हाँ, उन्होंने सिर हिलाया। और उस समय का निजी वकील भी, लेकिन कोई सबूत नहीं था। 5 जून तक जब मीरा मेरे पास आई। आरव ने सिर उठाया। मीरा? वो पहली थी जिसने नकली दस्तावेजों का पता लगाया। उसने मुझसे कैमरा रूम में जाकर रिकॉर्डिंग वापस लेने की अनुमति मांगी। मुझे पता था कि ऐसा करना नियमों के खिलाफ है, लेकिन उस समय उसकी आंखों में वही चमक थी जो तुम्हारी मां की आंखों में हुआ करती थी, साहसी, दृढ़। सुरेश जी ने यूएसबी को आरव की ओर धकेल दिया। उसमें दालान का वीडियो था, जिसमें सिमरन को प्रकाश जी पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालते हुए और मीरा को बंगले से बाहर धकेलते हुए स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कुछ था। आरव ने वहीं मेज पर लैपटॉप खोला। जब क्लिप आधी रात के हिस्से तक पहुंची, सिमरन के प्रकाश जी के कमरे से निकलने के बाद कैमरे ने उसे स्टडी रूम में प्रवेश करते हुए रिकॉर्ड किया, किसी को फोन करते हुए। उसकी आवाज हालांकि धीमी थी, फिर भी सुरक्षा माइक्रोफोन के माध्यम से पकड़ी गई। सब कुछ ठीक चल रहा है, बस कुछ और हस्ताक्षर बाकी हैं। चिंता मत करो, उसे कुछ भी याद नहीं है। एक पल का ठहराओ। हाँ, वकील तैयार रखो। अगर कोई समस्या हुई तो हम मीरा पर आरोप लगा देंगे। वो लड़की बीच में आ गई है। बेहतर होगा कि इससे पहले कि वो मामले को उलझा दे, उसे रास्ते से हटा दे। आरव की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। उसने वीडियो रोक दिया। सुरेश जी ने उसे देखा। उनकी आवाज गहरी हो गई। आरव बेटा, मुझे पता है कि तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो, लेकिन औरतें कुछ जीवन साथी बनती हैं, कुछ संपत्ति की शिकारी। तुम्हें होश में रहना होगा। आरव ने लैपटॉप बंद किया, यूएसबी को अपनी जेब में डाल लिया। वो खड़ा हो गया। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो अभी अभी एक लड़ाई से बाहर आया हो। चुपचाप। मैं अपने पिता को अब और अंधेरे में नहीं रहने दूंगा। घर लौटते समय आरव का दिमाग घूम रहा था। जिन बातों को उसने कभी नजरअंदाज किया था, जिन्हें हल्के में लिया था, पिता की चिंतित आंखें, उसकी मां की अस्पष्ट शिकायतें, सुरेश जी का बिना बताए गायब हो जाना, अब सब कुछ कई सालों से चले आ रहे धोखे की तस्वीर के आखिरी टुकड़ों की तरह सामने आ रहा था। उस शाम आरव ने एक प्रसिद्ध वकील को फोन किया, जो विरासत से संबंधित हाई प्रोफाइल मामलों को संभालता था। उसने वीडियो फुटेज, प्रकाश जी द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज भेजे और प्रकाश जी के नाम पर संपत्ति से संबंधित सभी लेन देन को अस्थायी रूप से रोकने के लिए एक फाइल तैयार करने का अनुरोध किया। यही नहीं रुका, उसने अपने पिता की देखभाल के लिए एक न्यूरो मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ नर्स को भी काम पर रखा। उन्हें उस मेडिकल टीम से अलग कर दिया जिसे सिमरन प्रबंधित करती थी। रात में जब आरव प्रकाश जी के कमरे में दाखिल हुआ तो वो एक पुरानी फोटो एल्बम देख रहे थे। उनके कांपते हाथ हर पन्ने को पलट रहे थे। आपको मां की याद आती है? आरव ने पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। उनकी आंखें नम थीं। उसने कहा था, ठंडी आंखों वाले व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना। तुम्हें पता है, उस समय मैं नहीं समझा था। आरव उनके बगल में बैठ गया, धीरे से उनकी आंखों के कोनों को पोंछा। अब मैं समझ गया हूं पापा। प्रकाश जी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आरव, अगर एक दिन मुझे याद ना रहे कि तुम कौन हो, तो क्या तुम मुझसे नाराज होगे? नहीं पापा। आरव ने सिर झुकाया,
लेकिन मैं खुद से नाराज हूं कि मैंने आपको इतने लंबे समय तक सहने दिया। एक दिन बाद आरव ने सिमरन को बंगले पे बुलाया। उसने कोई कारण नहीं बताया, बस कहा कि कुछ बात करनी है। वो आई, अभी भी पूरी तरह से सजे हुए बाल, महंगी रेशमी पोशाक और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ। तुमने मुझे इतनी जल्दी बुलाया, क्या बात है? सिमरन सोफे पर बैठ गई, पैर पर पैर चढ़ाकर। आरव उसके सामने नहीं बैठा, वो काम की मेज के पीछे खड़ा था। जैसे कोई सीईओ एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की तैयारी कर रहा हो। तुम्हें 5 जून याद है? सिमरन हल्की हंसी। हर दिन कोई ना कोई हस्ताक्षर करने के लिए, कागजात के लिए पूछता है, मुझे ऐसी बातें कैसे याद रहेंगी? उसने लैपटॉप चालू किया और स्टडी रूम का वीडियो चलाया। सिमरन का चेहरा तुरंत बदल गया जब उसने क्लिप में खुद की छवि और उस कपटपूर्ण फोन कॉल को देखा। तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? वो खड़ी हो गई। उसकी आवाज तेज थी। नहीं, घर का सुरक्षा कैमरा। तुमने ही किसी को कैमरा ठीक करने के लिए भेजा था, लेकिन भूल गई कि स्टडी रूम में अभी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। सिमरन चुप रही। उसके होंठ कसकर बंद थे। उसकी आंखों में अब पहले जैसी चालाकी नहीं थी। आरव ने दस्तावेजों का एक बंडल निकाला और मेज पर रख दिया। ये मेरे पिता की संपत्ति के हस्तांतरण की वैधता को अस्थायी रूप से निलंबित करने का नोटिस है। अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और तुम्हें मेरे वकील से बात करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सिमरन एक कदम पीछे हटी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। और एक आखिरी बात, आरव ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मेरे पिता को छूने की हिम्मत मत करना। अगर तुम में थोड़ी भी अंतरात्मा बची है तो तुम्हें चुपचाप पीछे हट जाना चाहिए। वो मुड़ी और चली गई। उसकी ऊंची एड़ी के जूते पत्थर के फर्श से टकराए, एक तेज ठंडी खटखट की आवाज पैदा करते हुए। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। आरव को चुप्पी में छोड़ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली, जैसे उसने अभी अभी एक लंबे बुरे सपने का पर्दा उठाया हो। खिड़की के बाहर शाम की धूप आंगन में लगे गुलमोहर के पेड़ पर पड़ रही थी। वो पेड़ जिसे उसकी मां ने बंगले में आने के पहले दिन लगाया था। कई सालों में पहली बार उसे वो धूप अब ठंडी नहीं लगी। आरव खन्ना और सिमरन के बीच उस निर्णायक टकराव के 2 दिन बाद खन्ना बंगला अजीब तरह से शांत हो गया। अब पत्थर के फर्श पर ऊंची एड़ी के जूतों की खटखटाहट नहीं थी, कोई अचानक बैठकें नहीं थीं, कोई मेडिकल यूनिफॉर्म पहने कर्मचारी ठंडे, औपचारिक भाव से प्रकाश जी के कमरे में आते जाते नहीं थे। इसके बजाय प्रकाश जी की हल्की हंसी की आवाजें थीं जब वो अपनी याददाश्त ठीक करने वाले डॉक्टर से बात करते थे। ये एक निजी नर्स की दयालु आवाज थी जो पुरानी कहानियां पढ़ती थी, जैसे उसकी मां बचपन में किया करती थी। और ये एक पिता की कम धुंधली, थोड़ी अधिक सचेत आंखों की चमक थी जो धीरे धीरे वास्तविकता में लौट रहा था। उस सुबह आरव एक पुरानी वसीयत के दस्तावेजों की समीक्षा कर रहा था कि उसका फोन बजा। एक लैंडलाइन नंबर पर कॉलर का नाम एडवोकेट शर्मा दिखा। उसने भौहें सिकोड़ी। ये एक परिचित नाम था, इसलिए नहीं कि वे करीबी थे, बल्कि इसलिए कि शर्मा उसकी मां आशा जी के सबसे करीबी कानूनी सलाहकार थे, इससे पहले कि उनकी अचानक मृत्यु हो गई। उस मौत के बाद वो अचानक कंपनी से चले गए और सभी संपर्कों से गायब हो गए, बिना एक शब्द कहे। आरव ने फोन उठाया। हेलो, मैं आरव खन्ना बोल रहा हूं। लाइन के दूसरी तरफ एक गहरी, खुरदरी लेकिन अभी भी गरिमापूर्ण पुरुष आवाज गूंजी। नमस्ते आरव, शायद तुम मेरी आवाज सुनकर हैरान हो। मैं शर्मा हूं, तुम्हारी मां का पुराना वकील। मुझे लगा कि आप बहुत पहले कनाडा में बस गए थे। हाँ, मैं एक कारण से गया था और अब मैं एक और भी गंभीर कारण से फोन कर रहा हूं। मैंने अभी अभी खन्ना परिवार की संपत्ति को अस्थायी रूप से फ्रीज किए जाने की खबर पड़ी है। क्या तुम पुरानी बातों की जांच कर रहे हो? हाँ, बहुत सी बातें जो शायद कभी सामने नहीं आईं। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद शर्मा ने धीरे धीरे कहा, मेरे पास तुम्हारी मां की छोड़ी हुई एक चीज है, एक हस्तलिखित वसीयत की एक प्रति जिसे नोटरी नहीं कराया गया था, लेकिन ये एकमात्र संस्करण है जो उनकी सच्ची इच्छाओं को दर्ज करता है। मैंने इसे इतने सालों तक एक वादे के कारण रखा है। आरव ने फोन कसकर पकड़ लिया। आप कहाँ हैं? मैं 3 दिन पहले भारत वापस आया। अभी शिमला में हूं। अगर तुम यहां आ सकते हो तो मैं इसे तुम्हारे हाथ में दूंगा, लेकिन तुम्हें अकेले आना होगा। शिमला ही क्यों?
क्योंकि वो जगह है जहां तुम्हारी माँ इस दुनिया से हटना चाहती थी। उस दोपहर आरव ने शिमला के लिए सबसे पहली उड़ान ली और फिर एक निजी कार किराए पर लेकर त्यूली झील के पास देवदार के जंगल में गहरे स्थित एक लकड़ी के घर की ओर बढ़ा। शरद ऋतु के अंत में शिमला की हवा ठंडी थी। कार के शीशे पर भाप जम गई थी। जब कार लकड़ी के घर के सामने रुकी तो शर्मा जी पहले से ही एक मोटे भूरे रंग के कोट में इंतजार कर रहे थे। तुम अभी भी अपने पिता की तरह दिखते हो। लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारी मां की हैं। आरव ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। मैं सच्चाई के लिए आया हूं। मैं समझना चाहता हूं कि मां ने सारी संपत्ति पापा के नाम क्यों कर दी और मेरे लिए कोई निर्देश क्यों नहीं छोड़ा। शर्मा ने उसे घर के अंदर आमंत्रित किया। अंदर का माहौल सरल और देहाती था। उन्होंने 2 कप गर्म चाय डाली और फिर एक तिजोरी से एक बड़ा लिफाफा निकाला। इसे पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। आरव ने सिर हिलाया। वो जानता था कि सच्चाई कभी भी कुछ पंक्तियों में नहीं आती। शर्मा कुर्सी पर झुक गए। उनकी आंखें दूर तक देख रही थीं। उस साल जब तुम्हारी मां को कैंसर का पता चला तो वो जानती थीं कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएंगी। लेकिन जो बात उन्हें सबसे ज्यादा दुख देती थी वो बीमारी नहीं थी, बल्कि ये थी कि तुम अपने पिता से कैसे दूर हो रहे थे। उस समय मैं सोचता था कि वो ठंडे और तानाशाह हैं। तुम्हारे पिता हमेशा कहने से ज्यादा करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन क्या तुम जानते हो, वो हर रात अस्पताल के कमरे में घंटों उनके बगल में बैठते थे, कुछ नहीं कहते थे, बस उनका हाथ पकड़ते थे। शर्मा ने लिफाफे पर हाथ रखा। मरने से पहले आशा जी ने ये हस्तलिखित वसीयत लिखी थी, जिसे नोटरी नहीं कराया गया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई हस्तक्षेप करे। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था, मैं अपनी सारी संपत्ति अपने पति प्रकाश खन्ना के नाम करती हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे ना रहने पर वे ही मेरे बेटे की रक्षा करने वाले एकमात्र व्यक्ति होंगे। आरव ने लिफाफा खोला। अंदर पीले पड़ चुके कागजों का एक बंडल था। लिखावट मुलायम लेकिन स्पष्ट थी। पृष्ठ के अंत में एक पंक्ति ने उसके दिल को जकड़ लिया। मुझे पता है कि आरव मुझसे नाराज होगा, लेकिन अगर बेटा तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने सच्चाई देख ली है। अपने पिता को माफ कर देना और अपने अंदर की रोशनी को नफरत से बुझने मत देना। वो अपने आंसू नहीं रोक सका। इतने सालों तक उसने अपनी मां को उसे छोड़ने के लिए दोषी ठहराया, अपने पिता को ठंडे होने के लिए दोषी ठहराया और खुद को भी उन नुकसानों को ना समझ पाने के लिए दोषी ठहराया जो उसके परिवार को खा रहे थे। शर्मा ने और चाय डाली। उन्होंने एक बार कहा था, अगर आरव सच्चाई की तलाश में वापस आता है तो इसका मतलब है कि अभी भी एक योग्य उत्तराधिकारी बनने की उम्मीद है। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। उस समय उसे किसी बहाने की जरूरत नहीं थी। मैं पापा की रक्षा करूंगा और मैं किसी को भी इस विरासत को धोखे से छूने नहीं दूंगा। शिमला छोड़ने से पहले शर्मा ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें वो नौकरानी याद है जिसका नाम मीरा है? हाँ, मुझे याद है। वही है जिसने मुझे जगाया। मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता एक बार चाहते थे कि वो मेरठ के पास पुराने बंगले की देखभाल करने के लिए रुक जाए, जहां तुम्हारे माता पिता का गृहनगर था। अगर तुम प्रकाश जी का विश्वास फिर से जोड़ना चाहते हो तो उसके साथ वहां जाओ। उस जगह में वे यादें हैं जिन्हें वो बूढ़ा आदमी हमेशा खोजने की लालसा रखता है। आरव देर शाम शिमला से निकला। रास्ते में उसने मीरा को फोन किया। 2 बार घंटी बजी। उसने फोन उठाया। हेलो, मैं आरव खन्ना बोल रहा हूं। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। लाइन के दूसरी तरफ खामोशी थी। और अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या तुम इस सप्ताह के अंत में मेरे साथ मेरठ चल सकती हो? मेरे पिता को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उस घर को तुम्हारी तरह अच्छी तरह से याद रखे। एक हल्की सांस की आवाज आई। मैं चलूंगी, आपके लिए नहीं बल्कि प्रकाश साहब के लिए। धन्यवाद। दूर का आकाश बैंगनी हो रहा था। सूरज की आखिरी किरणें क्षितिज को लाल रंग में रंग रही थीं। आरव ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। वो जानता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं लड़ रहा था और सच्चाई की तलाश की इस यात्रा पर उसने खुद का एक हिस्सा पाया था जिसे उसने कभी खो दिया था। मेरठ में सुबह हल्की धुंध लेकर आई, जो पुराने बंगले के प्रवेश द्वार पर लगे ताड़ के पेड़ों की हरी पत्तियों पर छाई हुई थी। आरव को यहां आए 20 साल से ज्यादा हो गए थे। तब वो एक प्राथमिक स्कूल का लड़का था जो अपनी मां के बगल में दौड़ता था।
उनसे उन युवा दिनों के बारे में सुनता था जब उन्होंने और पापा ने इसी गृहनगर मातृभूमि की धरती से 2 खाली हाथों से शुरुआत की थी। अब वो जगह उसके सामने एक धूल भरी पुरानी फिल्म की तरह दिखाई दे रही थी। लाल खपरेल की छत वाला बंगला, पीली दीवारें जिन्हें फिर से रंगा गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भव्य पुरानी शान बनाए रखी थी। काई से ढकी हरी पत्थर की सीढ़ियां, कमल के फूल की नक्काशी वाले घुमावदार लकड़ी के मेहराब, हर विवरण जैसे एक पूरे आकाश की यादों को समेटे हुए था। कार गेट के सामने रुकी। आरव पहले नीचे उतरा, अपनी शर्ट का कॉलर ठीक किया। हाथ में एक छोटा सा उपहार बॉक्स था। मीरा उसके पीछे थी, एक हल्के नीले रंग के सादे सलवार कमीज में। उसके बाल बड़े करीने से पीछे बंधे हुए थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चारों ओर देखा। उसकी आंखें जैसे खोए हुए समय के एक टुकड़े को फिर से खोज रही हों। तुम्हें अंदर का रास्ता याद है? आरव ने पूछा। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। मैं यहां लगभग 10 साल रही हूं। इस घर में पीछे के बगीचे में एक छोटा सा रास्ता है, जहां माजी अक्सर रात की रानी के फूल लगाती थीं। वो हर शाम वहां बैठकर कविता पढ़ती थीं या रुमाल पर कढ़ाई करती थीं। आरव मुस्कुराया। हालांकि उसका दिल दुख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो व्यक्ति उसकी माँ को सबसे ज्यादा याद करेगा वो कोई रिश्तेदार नहीं, बल्कि एक लड़की होगी जो कभी परिवार की नज़रों में सिर्फ एक नौकरानी थी। वे पक्की ईंटों के आंगन से गुजरे। नम ईंटों पर चप्पलों की हल्की आवाज गूंज रही थी। घर का दरवाजा खुला था। एक अधेड़ उम्र का आदमी स्वागत के लिए खड़ा था। रामू काका, वफादार गृह स्वामी जो आरव के दादा दादी के समय से खन्ना परिवार से जुड़े हुए थे। आरव बेटा, हे भगवान, दशकों हो गए तुम्हें वापस आए हुए। रामू काका भावुक हो गए। आरव ने सिर झुकाकर अभिवादन किया, उनका हाथ पकड़ा। मुझे माफ करना काका, मैंने इस जगह को इतने लंबे समय तक सूना छोड़ दिया। रामू काका मीरा की ओर मुड़े। तुम भी वापस आ गई बेटी, वाह। ये तो किस्मत की बात है प्रकाश साहब। कई बार कहते थे कि काश तुम यहाँ वापस आकर उनके साथ ऑर्किड का बगीचा फिर से लगाती। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस पीछे के आंगन में चली गई। बगीचे के कोने में अभी भी पुराना लकड़ी का झूला था, धूल से ढका हुआ, लेकिन उसका आकार अभी भी बरकरार था। हल्की हवा ने कुछ बोगनविलिया के फूल गिरा दिए। उसने एक फूल उठाने के लिए नीचे झुकी, आकाश की ओर देखा। उसकी आंखें नम थीं। प्रकाश जी को एक विशेष मेडिकल वाहन में बंगले लाया गया। जैसे ही कार रुकी, उन्होंने चारों ओर देखा। उनकी आंखें भ्रमित थीं, फिर अचानक रुक गईं, जैसे अवचेतन में कुछ उन्हें पुकार रहा हो। उन्होंने फुसफुसाया, वापस आ गए? आशा। आरव उनके पास गया और उनका हाथ पकड़ा। मैं हूं पापा। मैं आपको घर ले आया हूं। प्रकाश जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने घर को देखा। उनके कांपते हाथ लकड़ी के दरवाजे को छू रहे थे। घर में हर कदम जैसे यादों के क्षेत्र पर चलना था। उन्होंने अपनी पत्नी की परछाई खिड़की के फ्रेम से गुजरते हुए देखी। अपने बेटे की हंसी की गूंज पुराने दालान में सुनी। दोपहर का भोजन सादा तैयार किया गया था, लेकिन घर के स्वाद से भरपूर था। दाल मखनी, आलू गोभी और ताज़ी रोटियां, वे व्यंजन जो उसकी माँ हर बार घर आने पर बनाती थीं। तीनों, आरव, प्रकाश जी और मीरा, एक पुराने लेकिन गर्मजोशी भरे खाने की मेज के चारों ओर बैठे थे। किसी ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन एक दूसरे की आंखों में देखना ही वर्षों के खालीपन को भरने के लिए काफी था। प्रकाश जी ने छोटे छोटे नेवाले खाए, धीरे धीरे, जैसे वो शांति के हर उस पल का स्वाद लेना चाहते थे जो चोरी हो गया था। भोजन के बाद प्रकाश जी बगीचे में गए। वो धीरे धीरे चले, लेकिन उनकी आंखें हर पौधे, हर झाड़ी पर ध्यान से टिकी थीं। जब वो सूखे रात की रानी के पौधे के पास पहुंचे, तो वो बगल की पत्थर की बेंच पर बैठ गए। उनका हाथ धीरे से मिट्टी को छू रहा था। पहले तुम्हारी माँ यहां फूल लगाती थीं, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आंखें दूर तक देख रही थीं। वो कहती थीं कि जो इंसान सुंदर यादों के बिना जीता है, वो बिना जड़ों के पेड़ जैसा है। आरव उनके बगल में बैठ गया।
मैं सोचता था कि मुझे बस सफल होने की ज़रूरत है, बस परिवार का नाम रोशन करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं भूल गया कि माँ ने मुझे आखिरी बात जो सिखाई थी वो ये थी कि एक सफल व्यक्ति बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो। प्रकाश जी ने सिर हिलाया। उनकी आंखें अपने बेटे को पहले से कहीं ज़्यादा कोमलता से देख रही थीं। मैं गलत था जो चुप रहा, जो तुम्हें माँ को गलत समझने दिया। लेकिन मैंने सोचा कि एक दिन तुम खुद वापस आओगे, और आज तुम सच में वापस आ गए। मीरा दूर से खड़ी थी, चुपचाप पिता और पुत्र के बीच की बातचीत देख रही थी। उसके दिल की गहराई में एक अजीब सा एहसास उठा। अब उन अन्यायों के प्रति कोई गुस्सा नहीं था जो उसने सहे थे, बल्कि ये देखकर शांति थी कि जो सही था वो अंततः अपनी सही जगह पर वापस आ गया था। उस रात आरव मुख्य घर के पीछे स्थित पुराने स्टोर रूम में गया। ये जगह कभी उसकी माँ का अध्ययन कक्ष था। अब ये पारिवारिक स्मृति चिन्हों को संग्रहित करने की जगह बन गया था। उसे एक छोटा लकड़ी का बक्सा मिला जिसके अंदर एक चमड़े की डायरी थी जिस पर आशा नाम खुदा हुआ था। डायरी, माँ। उसने पहला पन्ना पलटा। बैंगनी स्याही में लिखी लिखावट दिखाई दी। अगर एक दिन मेरा बेटा इस डायरी को ढूंढ लेता है तो इसका मतलब है कि वो जान गया है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। डायरी का हर पन्ना उसके बचपन के बारे में सावधानीपूर्वक दर्ज की गई यादें थीं। जब वो बीमार पड़ता था, जब वो दोस्तों द्वारा चिढ़ाए जाने पर रोता था, और वे सपने भी जो उन्होंने उसके लिए देखे थे। एक अंश ने उसे रोक दिया। आरव अब बड़ा हो गया है। माँ देखती है कि तुम पापा से दूर होने लगे हो। तुम नहीं जानते कि हर रात पापा तुम्हारी चिंता में जागते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे पापा माँ की तरह अपनी भावनाएं व्यक्त करना नहीं जानते। तुम्हें दूसरों को गहराई से देखना सीखना होगा और किसी भी महिला को अपनी कोमलता का फायदा उठाने मत देना। आरव ने डायरी बंद कर दी। आंसू बह निकले। वो कमरे से बाहर निकला, मेरठ के तारों से भरे रात के आकाश को देखा। वहां अंधेरे के बीच में ताड़ के पेड़ों की पंक्ति में एक धुंधली रोशनी थी, जहां उसकी माँ उसे शहर भेजते समय हाथ हिलाकर विदा करती थी। एक ऐसे व्यक्ति का सामान लेकर जो अभी तक नहीं जानता था कि पारिवारिक यादें ऐसी चीजें हैं जिन्हें किसी भी सफलता से बदला नहीं जा सकता। और अब जब वो शुरुआत में वापस आ गया था, आरव जानता था कि वो प्यार, यादों और सम्मान की विरासत की रक्षा की यात्रा पर अब अकेला नहीं है। मेरठ में दूसरी सुबह एक शांतिपूर्ण माहौल के साथ शुरू हुई। सूरज की किरणें ताड़ के पत्तों के बीच से छनकर ओस से भीगी लाल ईंटों पर पड़ रही थीं। आरव जल्दी उठा। घर के बरामदे में बैठकर बूढ़े गृहस्वामी रामू काका के साथ चाय पी रहा था। उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन एक दूसरे की उपस्थिति ने मन को कम खालीपन का एहसास कराया। आरव अभी भी पिछली रात माँ की डायरी के पन्नों के प्रभाव में था। परिवार के लिए, विशेष रूप से उसके लिए, उनका प्यार धरती की तरह गहरा और खामोश था। इसने उसे अपने परिवार से संबंधित चीजों की रक्षा करने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। न केवल संपत्ति, बल्कि सम्मान और प्यार, जिसे कोई जानबूझकर नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। दोपहर के करीब एक काले रंग की कार गेट के सामने रुकी। कार से एक महिला एक शानदार बिजनेस सूट में बाहर निकली। आरव ने उसे तुरंत पहचान लिया। दिव्या, खन्ना ग्रुप की एक वरिष्ठ सहायक, और वो व्यक्ति भी जिस पर सिमरन सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? आरव ने पूछा, अपनी सतर्कता को छिपाए बिना। दिव्या ने अपना चश्मा उतारा। उसकी आंखें तेज थीं। मैं यहाँ धमकाने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें ये देने आई हूँ। उसने अपने हैंडबैग से कागज का लिफाफा निकाला, उसे चाय की केतली के बगल में पत्थर की मेज पर रख दिया। अंदर उस अनुबंध की एक प्रति है जिसे तुम्हें देखने की जरूरत है। ये वो दस्तावेज है जिसका उपयोग सिमरन ने तुम्हारे पिता के कुछ शेयरों को सिंगापुर में एक शेल कंपनी को चुपके से स्थानांतरित करने के लिए किया था। आरव ने उसे खोला। उसकी आंखें तेजी से हर पंक्ति पर दौड़ीं। संख्याएं, हस्ताक्षर, तारीखें, सब कुछ उस समय से मेल खाती थीं जब प्रकाश जी अपनी गंभीर बीमारी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। तुम्हें ये कैसे मिला? दिव्या ने तिरछी मुस्कान दी। क्योंकि मैं पहले उसके आदेश पर सब कुछ करती थी, लेकिन अब चीजें अलग है। जब सिमरन को पता चला कि मैं बहुत कुछ जानती हूं, तो मुझे बलि का बकरा बना दिया गया। वो सिर्फ पैसा नहीं चाहती थी,
बल्कि खुद को एक समर्पित पत्नी के रूप में पूरी तरह से स्थापित करना चाहती थी और मुझे एक धोखेबाज के रूप में बाहर धकेलना चाहती थी। आरव ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके संदेह धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे थे। ये सब केवल धोखाधड़ी या लूट नहीं थी, बल्कि एक लंबी, सावधानीपूर्वक गणना की गई योजना थी। दिव्या ने सिमरन और विक्रांत कपूर नामक एक व्यक्ति के बीच संदेशों और ईमेल्स के स्क्रीनशॉट का एक और फोल्डर दिया, जो एक छोटी वित्तीय कंपनी का सीईओ था और जिसका विदेशी गुप्त निवेश फंडों से संबंध था। तुम्हें कपूर याद है? दिव्या ने पूछा। आरव ने भौहें सिकोड़ी। वो पिछले साल एक नीलामी में मेरा प्रतिस्पर्धी था। धोखाधड़ी के संकेतों के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, कपूर का सिमरन के साथ तुमसे शादी करने से पहले से ही एक संदिग्ध रिश्ता था। आरव खड़ा हो गया। पहेली के टुकड़े उसके दिमाग में धीरे धीरे जुड़ रहे थे। खन्ना ग्रुप के हालिया सौदों में कपूर की असामान्य उपस्थिति, वे बैठकें जिनमें सिमरन ने उसे शामिल ना होने देने के बहाने बनाए, और विशेष रूप से जब मीरा ने प्रकाश जी की रक्षा करने की कोशिश की तो उसकी नाटकीय प्रतिक्रिया। अब सब कुछ दिन के उजाले की तरह साफ था। मुझे और मजबूत सबूत चाहिए, कुछ ऐसा जो उन्हें कानून के सामने जवाबदेह बना सके। दिव्या ने सिर हिलाया। मैंने मेरे और सिमरन के बीच के सभी ईमेल, फोन कॉल की रिकॉर्डिंग का बैकअप बना लिया है, जब वो प्रकाश जी को हटाने के बाद हिस्से के बंटवारे पर चर्चा कर रही थी। अगर तुम सच में पासा पलटना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। आरव ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अब एक शक्तिशाली सहायक की ठंडी चमक नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की आंखें थीं जिसे गलत जगह पर विश्वास रखने के कारण चोट लगी थी। धन्यवाद, मैं ये नहीं भूलूंगा। उस रात आरव बंगले के स्टडी रूम में अकेला बैठा था। उसके सामने दर्जनों फाइलें, तस्वीरें, ऑडियो रिकॉर्डिंग थीं जिन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित किया जा रहा था। हर विवरण विश्वासघात का एक सबूत था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो केवल डिजिटल सबूतों पर निर्भर रहा तो कानून शायद जल्दी कार्रवाई नहीं करेगा। फोन बजा। ये मीरा थी। मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बात है? उस समय जब मैं दिल्ली के बंगले में काम करती थी, एक बार मैंने गलती से सिमरन मैडम को बगीचे के पीछे एक अजनबी आदमी के साथ बहस करते हुए देखा था। वे शेयरों और संपत्ति के बंटवारे की बात कर रहे थे। फिर वो चिल्लाई, तुम्हें क्या लगता है मैंने एक अमीर आदमी से प्यार के लिए शादी की है? तुम्हें उस आदमी का चेहरा याद है? मैंने चेहरा साफ नहीं देखा, लेकिन उसके बाएं हाथ में एक काफी बड़ी चांदी की अंगूठी थी। अंगूठी पर एक बांस की आकृति बनी हुई थी। आरव स्तब्ध रह गया। बांस की नक्काशी वाले चांदी की अंगूठी विक्रांत कपूर द्वारा स्थापित हॉक ग्रुप नामक एक गुप्त निवेशक समूह का निजी प्रतीक था। अब उसे यकीन हो गया था कि सिमरन अकेली नहीं है। धन्यवाद मीरा, तुमने मुझे आखिरी टुकड़ा दे दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां मेरठ का आसमान बारिश के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसके दिल में सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा साफ था। कोई धुंध नहीं थी, केवल चाकू की तरह ठंडी और तेज सच्चाई थी। कल वो दिल्ली वापस जाएगा। खेल शुरू होने वाला था और इस बार नियम वो तय करेगा। दिल्ली शहर ने आरव का स्वागत दोपहर में हुई एक बड़ी बारिश से किया। चमचमाती कांच की ऊंची इमारतें भीगी हुई लग रही थीं, जो ऊपर के धूसर आकाश को दर्शा रही थीं। लेकिन इस समय उसके दिल में हिचकिचाहट के लिए कोई जगह नहीं थी। सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी और अब कार्रवाई का समय था। खन्ना ग्रुप के मुख्यालय की 20वीं मंजिल पर अपने निजी कार्यालय में पहुंचते ही उसने वफादार सदस्यों के साथ एक गोपनीय आंतरिक बैठक बुलाई। उनमें कंपनी की लगभग 20 वर्षों से सेवा कर रहे वित्त निदेशक ह्यूज चाचा और कानूनी विभाग की प्रमुख तृप्ति मेहरा शामिल थी। ये वे लोग थे जिन पर उसकी मां भरोसा करती थी और जो कभी भी सिमरन के सत्ता के दलदल में नहीं फंसे थे। आरव ने लैपटॉप खोला और दिव्या द्वारा दिए गए सभी डेटा वाली सुरक्षित हार्ड ड्राइव को प्लग किया। मेरे पास इस बात के सबूत है कि सिमरन ने मेरे पिता के शेयरों को अवैध रूप से स्थानांतरित करने के लिए विक्रांत कपूर के साथ मिलीभगत की। उन्होंने सिंगापुर में एक शेल कंपनी का इस्तेमाल किया। जब मेरे पिता बीमार थे तब उनके हस्ताक्षर जाली किए ताकि वे बोर्ड की बैठकों में वोटिंग अधिकार हासिल कर सकें। ह्यूज चाचा आगे झुके, उनकी आवाज कांप रही थी। हे भगवान, अगर ये सच है
तो हम दोनों पर वित्तीय धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए मुकदमा कर सकते हैं। तृप्ति मेहरा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन इसे कानून के सामने लाने के लिए हमें हस्ताक्षर प्रमाणीकरण विशेषज्ञ से पुष्टि और हस्ताक्षर के समय प्रकाश जी की मानसिक क्षमता को साबित करने वाले दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। मैंने उस हिस्से का ध्यान रख लिया है। मेरे पिता का इलाज करने वाले अस्पताल ने एक प्रमाण पत्र जारी किया है कि जिस अवधि में उनका फायदा उठाया गया उस दौरान वे पूरी तरह से होश में नहीं थे। और हस्ताक्षर प्रमाणीकरण के लिए मैंने एक प्रतिष्ठित निजी संस्थान से एक विशेषज्ञ विश्लेषण करवाया है जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि लिखावट जाली है। बैठक कक्ष कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर आरव ने दृढ़ता से कहा, हम समूह को एक धोखेबाज के हाथों में नहीं पड़ने दे सकते, लेकिन इस समय सीधे हमला करने से वे हमारे हाथ आने से पहले ही भाग जाएंगे। मुझे एक और चालाक योजना की जरूरत है। एक ऐसा झटका जिससे वे फिर कभी सिर न उठा सकें। उसने सीधे स्क्रीन पर देखा, जहां विक्रांत कपूर को एक निजी पार्टी में सिमरन से हाथ मिलाते हुए दिखाया गया था। मैं चाहता हूं कि हम एक दोहरा दाव चलें। पहले उन्हें ये सोचने दें कि वे नियंत्रण में हैं, फिर उन्हें खुद जाल में फंसने दें। 3 दिन बाद खन्ना ग्रुप के भीतर से एक घोषणा जारी की गई। आरव अस्थायी रूप से सिमरन को संचालन का अधिकार सौंपेगा ताकि वो प्रकाश जी के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। इस खबर ने आंतरिक रूप से हलचल मचा दी, मीडिया में सनसनी फैला दी और विशेष रूप से सिमरन को बेहद उत्साहित कर दिया। उसने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और घोषणा की, मैं प्रकाश जी के जीवन काल के दौरान उनकी रणनीतिक दिशा के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र में निवेश का विस्तार करने की योजना जारी रखूंगी। आरव सभागार के पर्दे के पीछे चुपचाप खड़ा था, स्क्रीन के माध्यम से सब कुछ देख रहा था। वो जाल में फंस गई। उस रात एक कानूनी फर्म के छोटे से बैठक कक्ष में तृप्ति ने मेज पर एक मोटी फाइल रखी। वो मुस्कुराई। जाली पावर ऑफ अटॉर्नी, शेयर हस्तांतरण अनुबंध, विदेशी खातों की जानकारी और सिमरन और विक्रांत कपूर के बीच की ऑडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ तैयार है। अच्छा, आरव ने सिर हिलाया। कल हम ये सब अभियोजक के सामने पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक सार्वजनिक पर्दाफाश की जरूरत है। 3 दिन बाद वार्षिक शेयरधारक बैठक में सिमरन एक सुरुचिपूर्ण काली पोशाक में दिखाई दी। उसकी आंखें एक विजेता की तरह चमक रही थीं। उसने निवेशकों को एक उज्जवल मुस्कान दी। आत्मविश्वास से मंच पर चढ़ी। देवियों और सज्जनों, आज मैं खन्ना ग्रुप के विस्तार की रणनीति पर प्रस्तुत करना चाहती हूं। निदेशक मंडल की सहमति से हम 1 मिनट। सभागार के अंत से एक आवाज गूंजी। पूरा हॉल मुड़ गया। आरव आगे बढ़ा। हाथ में दस्तावेजों का एक बंडल और एक वायरलेस माइक्रोफोन था। बैठक जारी रहने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण सच्चाई प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। ये इस बात का सबूत है कि श्रीमती सिमरन खन्ना ने मेरे पिता श्री प्रकाश खन्ना के हस्ताक्षर जाली किए ताकि वे अपने गुप्त साथी विक्रांत कपूर को शेयर हस्तांतरित कर सकें। सभागार में सन्नाटा छा गया। उसने एक एक करके दस्तावेज बड़ी स्क्रीन पर दिखाए। अनुबंध की तस्वीरें, जाली हस्ताक्षर का विश्लेषण, सिमरन की दिव्या के साथ स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग और कार्यालय के छिपे हुए कैमरे का वीडियो जहां उसने कपूर से बात की थी। इतना ही नहीं, वो विदेश में एक सहायक कंपनी के माध्यम से समूह को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी इरादा रखती थी। ये उन लेन देन की सूची है जिन्हें जांच एजेंसी को भेज दिया गया है। सिमरन खड़ी हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आरव ने उसे देखा। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। तुम मीडिया के सामने कह सकती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन आज रात अभियोजक तुम्हें समन में बुलाएगा। वो शेयर धारकों के आश्चर्य के बीच बैठक कक्ष से बाहर भाग गई। आरव मंच पर वापस आया, सिर झुकाया। मुझे खेद है कि ऐसा हुआ, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज से खन्ना ग्रुप विश्वास का एक समूह होगा, अवसरवादियों का खेल का मैदान नहीं। तालियों की गड़गड़ाहट देर तक गूंजती रही। जो चेहरे कभी उस पर संदेह करते थे, अब उसे भरोसे की नजरों से देख रहे थे। उस शाम वो पुराने बंगले में लौटा। प्रकाश जी एक आराम कुर्सी पर बैठे थे, बगीचे की ओर देख रहे थे। सब हो गया बेटा? उन्होंने पूछा। हाँ पापा, सब हो गया। उन्होंने सिर हिलाया। अपने बेटे का हाथ पकड़ा। उनकी आंखें नम थीं। तुम्हारी मां बहुत खुश होगी।
आरव ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। मैं अब किसी को भी इस परिवार को छूने नहीं दूंगा। प्रकाश जी मुस्कुराए। बगीचे में रात की रानी फिर से खिल गई थी। उसकी हल्की सुगंध घर के अंदर ऐसे फैल रही थी जैसे अतीत से कोई संदेश हो। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत हों वो कभी नहीं गिरता। अगले कुछ दिनों में शेयरधारक बैठक में सच्चाई के खुलासे के बाद दिल्ली का मीडिया उबल पड़ा। सिमरन और विक्रांत कपूर की गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। प्रमुख समाचार पत्रों ने खन्ना ग्रुप में वित्तीय घोटाले और शेयर हेरफेर की साजिश पर एक साथ रिपोर्टिंग की, जो पिछले दशक में भारतीय वित्तीय उद्योग की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। आरव मीडिया के तूफान के बीच चुपचाप आगे बढ़ने का एक तरीका चुना। उसने साक्षात्कार का जवाब नहीं दिया, अखबारों में छपने के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना अधिकांश समय मेरठ में बिताया, जहां प्रकाश जी धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। उसी साधारण जगह पर उसने खन्ना ग्रुप को फिर से बनाने और फिर से परिभाषित करने की एक नई यात्रा शुरू की। उस दोपहर साधारण से लिविंग रूम में प्रकाश जी एक बेंत की कुर्सी पर बैठे थे। हाथ में अदरक की चाय का कप था। आरव सामने बैठा था, उसकी आंखें विचार मग्न थीं। तुमने वो किया जो मैं करने की हिम्मत नहीं कर सका। प्रकाश जी ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, सच्चाई का सामना करना। मैं अपनी गलतियों को देखने से डरता था। आप गलत नहीं थे। आरव ने सिर हिलाया। बस आपने लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। प्रकाश जी ने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हारी मां को बहुत अपमान सहने दिया और मीरा को भी। एक लड़की जिसने बहुत त्याग किया लेकिन उसे कभी मान्यता नहीं मिली। इस बात ने आरव को रोक दिया। मीरा नाम की लड़की, ये नाम हाल ही में उसके दिमाग में बहुत बार आया था। उस छोटी नौकरानी से जो हर त्योहार पर चुपचाप गुजिया बनाती थी, उस महिला तक जो सबसे काले दिनों में प्रकाश जी की रक्षा के लिए खड़ी हुई। वो समझने लगा था कि इस परिवार के लिए आखिरी लौ जवाने वाला कोई अजनबी नहीं था, वो वही थी। एक हफ्ते बाद आरव शहर वापस आया। नई नेतृत्व टीम की बैठक में उसने एक बड़े बदलाव की घोषणा की, अपनी दिवंगत मां के नाम पर आशा फाउंडेशन की स्थापना, जिसका उद्देश्य समाज में हिंसा और अन्याय से पीड़ित महिलाओं और बच्चों की सहायता करना था। मैं चाहता हूं कि खन्ना ग्रुप सिर्फ एक आर्थिक समूह न हो, बल्कि एक ऐसी जगह हो जो मानवीय मूल्यों को बनाए रखे। उसने निदेशक मंडल के सामने कहा, मेरी मां ने मुझे सिखाया था कि किसी व्यक्ति का सच्चा मूल्य उसकी संपत्ति में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वो कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। पूरा बैठक कक्ष चुप हो गया। जो लोग कभी उस पर संदेह करते थे, अब वे एक सच्चे नेता के गुण महसूस कर रहे थे, जो दृढ़, सहानुभूतिपूर्ण और जिम्मेदारी से भरा था। बैठक के बाद आरव एक गरीब इलाके के एक चैरिटी स्कूल में गया, जहां फाउंडेशन पहली छात्रवृत्ति प्रायोजित करेगा। उसने पहले से कोई सूचना नहीं दी, बस एक सामान्य व्यक्ति की तरह आया। वहां उसने मीरा को बच्चों को कागज के फूल बनाना सिखाते हुए देखा। बच्चे उसके चारों ओर हंसते बोलते हुए थे। उनकी आंखें उस कोमल महिला को देखकर चमक रही थीं। आरव कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर बोला, मुझे लगा तुम गांव चली गई हो। मीरा मुड़ी, थोड़ी हैरान। मुझे स्कूल ने कुछ हफ्तों के लिए हस्तकला सिखाने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया था। और ये पुरानी बातों को भूलने का एक अच्छा तरीका भी है। आरव पास आया, उसकी आंखें नरम हो गईं। मैं नहीं चाहता कि तुम भूलो, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। मीरा हल्की हंसी और सिर हिलाया। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है आरव साहब, मैंने ये प्रकाश साहब के लिए किया। जब मैं छोटी थी तो वे ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी रक्षा की थी, भले ही वे कभी कभी चुप रहते थे। लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने कभी भी वास्तव में मुंह नहीं मोड़ा। और मेरी माँ भी। मीरा रुक गई। मेरी माँ ने एक बार कहा था कि अगर एक दिन मैं काफी परिपक्व हो जाऊं तो मुझे उस व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए जिसे मैंने अनजाने में चोट पहुंचाया हो। वो व्यक्ति तुम हो। उनके बीच का माहौल शांत हो गया। एक पल के लिए जो कुछ भी दर्दनाक, अन्यायपूर्ण, इतने सालों से दबा हुआ था, वो सब मीरा की आंखों में दिखाई देने लगा। मैं अब किसी को दोष नहीं देती, उसने धीरे से कहा। मैंने माफ करना सीख लिया है, इसलिए नहीं कि दूसरे इसके लायक हैं,
बल्कि इसलिए कि मुझे जीने के लिए इसे छोड़ना होगा। आरव ने सिर हिलाया। तो अगर अब मैं आरव खन्ना के रूप में फिर से शुरू करना चाहता हूँ, खन्ना ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उस महिला के साथ आगे बढ़ना चाहता है जो हमेशा दृढ़ रही है, तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मीरा ने उसे बहुत देर तक चुपचाप देखा। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस उस व्यक्ति की खामोशी थी जो तूफान से गुजरा था और अब एक नई शुरुआत के सामने खड़ा था। मुझे नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, उसने जवाब दिया। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई वास्तव में बदलता है तो वो एक मौके का हकदार है। आरव के होठों पर एक हल्की मुस्कान खिल गई। उसे और शब्दों की जरूरत नहीं थी। कभी कभी सिर्फ एक सिर हिलाना ही सब कुछ कहने के लिए काफी होता है। कुछ महीने बाद मेरठ के बंगले में पुराने बगीचे में ऑर्किड फिर से खिलने लगे। प्रकाश जी अब हर सुबह धीरे धीरे चल सकते थे, खुद पौधों को पानी देते थे। बरामदे के पास रात की रानी के पौधे की देखभाल करते थे। घर के अंदर लिविंग रूम में एक नया चित्र सम्मानपूर्वक लटकाया गया था। आशा जी, वो महिला जिसने चुपचाप पूरे परिवार के लिए प्यार की लौ जलाए रखी थी। आरव मेज पर बैठकर आशा फाउंडेशन को पश्चिमी राज्यों में विस्तारित करने की योजना के लिए अंतिम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहा था। मीरा संतरे का रस का एक गिलास लेकर आई और उसे बगल में रख दिया। तुम सुबह से काम कर रहे हो? हाँ, लेकिन ये अजीब है, अब हर दिन कुछ अच्छा करने के लिए काम करके पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस होता है। उसने उसे कोमलता से देखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारी माँ चाहती थी। दोनों ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज ऊपर चढ़ चुका था। उसकी किरणें हर पेड़, पुराने घर के हर कोने पर पड़ रही थीं। उस दिन मेरठ का आकाश साफ था, बिना किसी बादल के। उस जगह पर घाव भर चुके थे। जो लोग कभी चोट खाए थे वे अब एक दूसरे को पा चुके थे, और प्यार, क्षमा और ईमानदारी की लौ अभी भी धीरे धीरे जल रही थी। उन लोगों द्वारा संरक्षित जो जीवन में वास्तव में सार्थक चीजों को महत्व देना जानते थे। शरद ऋतु धीरे धीरे आई, अपने साथ ठंडी हवाएं लेकर जो दिल्ली की सड़कों पर फैल गईं। खन्ना ग्रुप के मुख्यालय में आरव के कार्यालय में एक पुराना लकड़ी का बक्सा मेज पर रखा गया था। बक्से का रंग फीका पड़ गया था और ढक्कन पर हाथ से छोटे अक्षरों में लिखा था, मेरे बेटे के लिए जब वो तैयार हो। ये उसकी माँ आशा जी की आखिरी निशानी थी। जब सभी उथल पुथल शांत हो गई तो वफादार गृहस्वामी रामू काका चुपचाप मेरठ से बक्सा लेकर आए और उसे उसके हाथों में रख दिया। आरव ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर पुरानी तस्वीरें, एक डायरी, एक चांद के पेंडेंट वाली एक चेन और एक हस्तलिखित पत्र था। उसने पत्र उठाया और तुरंत अपनी माँ की लिखावट पहचान ली, जो अभी भी नियमित, मुलायम और प्यार से भरी थी। मेरे आरव, अगर तुम ये पंक्तियां पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम उन तूफानों से गुजर चुके हो जिनमें माँ तुम्हारे साथ नहीं चल सकी। माँ जानती है कि तुम एक मजबूत, बुद्धिमान बच्चे हो, लेकिन कभी कभी तुम किसी और की तरह ही आसानी से आहत हो जाते हो। माँ तुम्हारे लिए बहुत सारी संपत्ति नहीं छोड़ रही है, क्योंकि सबसे कीमती चीज जो माँ तुम्हें देना चाहती है वो है करुणा और अच्छाई में विश्वास। याद रखना, एक आदमी शक्ति धारण करके बड़ा नहीं होता, बल्कि माफ करना, प्यार करना और नफरत के सामने रुकना जानकर बड़ा होता है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो हमारा परिवार न केवल बचेगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ होगा जो खो गए हैं। माँ तुमसे प्यार करती है, माँ आशा। पढ़ने के बाद आरव बहुत देर तक स्थिर बैठा रहा। उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी, जो दर्दनाक और गर्म दोनों थी। माँ की याद एक बाढ़ की तरह आई, अपने साथ बचपन की सभी छवियों को बहा ले गई। सजा मिलने के बाद कोमल गले लगाना, जब वो बुखार में बेहोश पड़ा होता था तो धीमी लोरी, या जब भी प्रकाश जी व्यापार यात्रा पर जाते थे तो बरामदे से बाहर देखती हुई उनकी उदास आंखें। लेकिन अब वो वैसी कमजोर माँ नहीं थीं जैसा उसने कभी सोचा था। वो एक खामोश योद्धा थीं, जिन्होंने एक ऐसे परिवार को बचाने के लिए सहना चुना था जो टूटने के कगार पर था। और सबसे बड़ी विरासत जो उन्होंने छोड़ी थी वो पैसा या शेयर नहीं,
बल्कि जीवन के सिद्धांत और प्यार थे। उस दोपहर आरव ने सभी कार्यकारी सदस्यों को इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर आमंत्रित किया, जहां एक विशेष बैठक कक्ष था जिसे हाल ही में आशा मेमोरियल रूम में बदल दिया गया था। जब सब लोग अंदर आए तो उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारों पर आशा जी की विभिन्न अवधियों की तस्वीरें लगी थीं। जब वो गांव में एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थीं, जब उन्होंने प्रकाश जी से शादी की, जब उन्होंने छोटे आरव को अपनी गोद में लिया था। एक विशेष रूप से बड़ी तस्वीर कमरे के बीच में लटकी हुई थी। वो रात की रानी के पेड़ के नीचे रुमाल पर कढ़ाई कर रही थीं। उनकी आंखें शांत और खामोश थीं। आरव आगे बढ़ा। उसकी आवाज गहरी और गर्मजोशी से भरी हुई थी। मैंने बहुत सोचा और महसूस किया कि मेरी माँ सिर्फ वो नहीं थीं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, वो थीं जिन्होंने खन्ना ग्रुप को धैर्य और बिना शर्त प्यार से टूटने से बचाया। भले ही बोर्ड में उनका कोई आधिकारिक पद नहीं था, लेकिन वो इस कंपनी की नैतिक नींव रखने वाली पहली व्यक्ति थीं। वो रुका, एक नज़र चारों ओर घुमाई। उसकी आवाज़ दृढ़ थी। आज से हर साल उनके जन्मदिन पर खन्ना ग्रुप एक मानवता दिवस का आयोजन करेगा। उस दिन सभी कर्मचारियों को धर्मार्थ गतिविधियों में भाग लेने के लिए आधे दिन की छुट्टी दी जाएगी और हम इस दिन का उपयोग समुदाय के लिए परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए करेंगे, ताकि ये याद रहे कि हम केवल अमीर बनने के लिए व्यापार नहीं करते हैं, बल्कि सही काम करने के लिए भी करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। कई लोगों की आंखों में खामोश भावना थी, क्योंकि हर कोई समझ गया था कि ये समूह एक बार कगार पर था और ये मानवीय मूल्य ही थे जो इसे वापस ले आए। उस रात जब सब कुछ शांत हो गया, आरव एक बार फिर मेरठ गया। उसने पहले से नहीं बताया। जब वो पहुंचा तो प्रकाश जी सो चुके थे, लेकिन मीरा अभी भी बरामदे में बैठी थी। एक कपड़े के रुमाल पर छोटे छोटे पैटर्न की कढ़ाई कर रही थी। फिर से देर हो गई, उसने बिना सिर उठाए कहा। आरव उसके बगल में आकर बैठ गया। मैं तुम्हें अपनी माँ के बारे में, उन बातों के बारे में बताना चाहता था जो मैंने आज जानी। मीरा ने अपना काम रोक दिया और आरव की हर बात सुनी। पत्र के बारे में, लकड़ी के बक्से के बारे में और मेमोरियल रूम के बारे में। तुम्हारी माँ वो महिला थीं जिनकी मैं हमेशा प्रशंसा करती थी, उसने अंत में कहा। वो ज्यादा नहीं बोलती थीं, लेकिन हर काम का एक कारण होता था। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, एक दिन आरव समझ जाएगा कि माँ क्यों चुप थी। आरव चुप हो गया। वो मीरा की ओर मुड़ा, अचानक पूछा, क्या तुमने कभी मेरी माँ को दोषी ठहराया? मीरा ने सिर हिलाया। कभी नहीं। वो इस घर में मुझे बेटी कहने वाली पहली व्यक्ति थी, नौकरानी नहीं, अजनबी नहीं। आरव ने सिर झुकाया। उसकी आवाज़ भारी हो गई। वो लौ जलाने वाली थी और तुम वो हो जिसने उस लौ को बुझने नहीं दिया। मीरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक गहरी भावना की चमक थी। आग को बनाए रखने के लिए किसी की जरूरत होती है, लेकिन उसे भड़काने के लिए भी किसी की जरूरत होती है। अब तुम्हारी बारी है, आरव खन्ना। ये वाक्य जैसे उसकी माँ का आखिरी संदेश था, जो एक और मजबूत, दृढ़ और ईमानदार महिला के माध्यम से आया था। उस रात तारों से भरे आकाश के नीचे वो और मीरा बहुत देर तक एक दूसरे के बगल में बैठे रहे। किसी वादे की जरूरत नहीं थी, किसी कसम की जरूरत नहीं थी। बस दो लोग थे जो दर्द से गुजर चुके थे, समझने के लिए पर्याप्त, सम्मान करने के लिए पर्याप्त और एक नया अध्याय शुरू करने के लिए, प्यार करने के लिए पर्याप्त। महीने के अंत में आशा फाउंडेशन ने बिहार के एक गरीब गांव में अपने पहले स्कूल की आधारशिला रखने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। आरव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ। वो मंच पर भाषण देने नहीं गया, बस पीछे खड़ा होकर बच्चों को धूप में हंसते खेलते हुए देखता रहा। एक छोटी लड़की उसके पास दौड़कर आई। हाथ में एक छोटा सा कार्ड था। अंकल, ये कार्ड मैंने खुद बनाया है। क्या आप हमारे लिए स्कूल बनाने वाले अंकल हैं? उसने उसे ले लिया। कार्ड पर एक छोटे घर की तस्वीर थी जिसके सामने सफ़ेद फूलों की एक पंक्ति थी, बिल्कुल उसकी माँ के बगीचे में रात की रानी के फूलों की तरह। हाँ, मैं हूं। तो आप एक अच्छे आदमी हैं। लड़की मुस्कुराई और दौड़ गई। आरव मुस्कुराया। कार्ड को अपने हाथ में कस कर पकड़ लिया। पीछे मीरा चुपचाप खड़ी देख रही थी। उन्हें एक दूसरे से कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस पल वे दोनों जानते थे कि वे एक माँ की इच्छा को जी रहे हैं। और जो विरासत उन्होंने छोड़ी थी वो धन नहीं थी, बल्कि ये विश्वास था
कि जीवन चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, ये अभी भी सम्मान के साथ जीने, प्यार करने और माफ किए जाने के लायक है। सुबह सुबह हल्की धूप मेरठ के बंगले के बगीचे में ऊंचे ताड़ के पेड़ों के बीच से छन रही थी। प्रकाश जी अपनी परिचित आराम कुर्सी पर बैठे थे, गरम चाय का कप पकड़े हुए। उनकी बूढ़ी आंखें दूर खेत की ओर देख रही थीं, जो हल्की धुंध की परत से ढका हुआ था। बगल में आरव था, हाथ में वो अधूरा स्वेटर था जिसे उसकी माँ ने छोड़ा था। तुम कितने दिन रुकने की योजना बना रहे हो? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज़ उन बीमार महीनों के बाद गहरी हो गई थी। मुझे लगता है कि मैं कुछ और हफ्ते रुकूंगा। यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे शांति देता है पापा, आरव ने जवाब दिया। उसकी आंखें अभी भी आकाश में दूर उड़ते पक्षियों पर थीं। प्रकाश जी ने सिर हिलाया और हल्की हंसी हंसे। कुछ चीज़ों को महसूस करने में पूरी जिंदगी लग जाती है कि हमने उन्हें खो दिया है। मैंने उस चीज़ के पीछे भागने में बहुत समय बर्बाद कर दिया जिसे लोग शक्ति कहते हैं। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि मेरे प्रियजन दूर जा चुके थे। घर में आग जलाने वाला कोई नहीं बचा था। आरव चुप रहा। वो समझ गया कि ये शब्द सिर्फ पश्चाताप नहीं थे, बल्कि ये भी था कि वो पहली बार वास्तव में अपना दिल खोल रहे थे। माँ कहती थी, आरव ने कहा, हम अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन हम बाकी के लिए और अधिक सम्मान के साथ जी सकते हैं। तुम्हारी माँ एक अद्भुत महिला से भी बढ़कर थी, प्रकाश जी ने फुसफुसाया। उसने सहा, माफ किया और आखिरी पल तक बस यही चाहा कि परिवार शांति से रहे। और मैं तुम्हारी माँ का एक जीवन भर का कर्जदार हूं। उस पल में कोई दोष नहीं था, केवल दो पुरुष, पिता और पुत्र, धीरे धीरे उस बंधन को फिर से जोड़ रहे थे जो समय और गलतियों से टूट गया था। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे के बगल में बैठे रहे ताकि पुरानी दर्दनाक यादें स्वाभाविक रूप से दूर चली जाएं। अगले हफ्ते आरव ने दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए एक आश्रय गृह का उद्घाटन समारोह आयोजित किया, जिसे उसकी मां के नाम पर बने फंड से बनाया गया था। मंच पर डॉक्टरों, नर्सों और भावुक लोगों ने माइक्रोफोन पकड़कर धन्यवाद के शब्द कहे, लेकिन आरव के लिए सबसे खास पल नीचे था, जब उसने एक बूढ़ी औरत को अपने छोटे पोते का हाथ कांपते हुए पकड़ते हुए देखा, जो फंड के कर्मचारियों से नम आंखों से कह रही थी, अगर ये जगह नहीं होती तो हम दादी पोते हार्ट सर्जरी का इंतजार करते हुए कहाँ सोते। छाया में चुपचाप खड़े होकर आरव ने मीरा का हाथ धीरे से दबाया, जो तूफान के दिनों से लेकर जब रोशनी चमकने लगी थी तब तक उसके साथ थी। क्या तुम्हें लगता है कि माँ ये सब देख रही हैं? उसने पूछा। मीरा मुस्कुराई। उसकी आंखें वसंत की हवा की तरह कोमल थीं। मुझे विश्वास है कि वो हमेशा यहाँ है। हर अच्छे काम में जो तुम कर रहे हो, उन्होंने बीज बोया था, और तुम वो व्यक्ति हो जो उन बीजों को जंगल बनाने के लिए पानी दे रहा है। खन्ना ग्रुप के मुख्यालय में सभी शेयरधारकों और वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ एक असाधारण बैठक बुलाई गई। आरव मंच पर चढ़ा। उसका रुख शांत था। अब वो 1 साल पहले का अंतर्मुखी लड़का नहीं था, बल्कि एक सच्चा नेता था, जो दर्द से परिपक्व हुआ था और विश्वास में दृढ़ था। आज मैं यहाँ लाभ या वृद्धि के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं भविष्य के बारे में बात करने आया हूँ। उसने दृढ़ता से शुरुआत की। हम एक बार लगभग सब कुछ खो चुके थे, बाजार के कारण नहीं, बल्कि लोगों के कारण। ये लालच, झूठ और साजिशें थीं जिन्होंने मेरे परिवार को कगार पर धकेल दिया था। लेकिन अब हमारे पास फिर से शुरू करने का एक मौका है। न केवल सिस्टम को फिर से बनाने का, बल्कि जिस तरह से हम जीते हैं और एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं उसे फिर से बनाने का। वो रुका, उसकी आंखें पूरे हॉल में घूमी। खन्ना ग्रुप अब से केवल संख्याओं और लाभ का एक समूह नहीं होगा। हर परियोजना, हर उत्पाद के साथ एक नैतिक मूल्य जुड़ा होना चाहिए। हम लोगों, कर्मचारियों, समुदाय और उन लोगों में निवेश करेंगे जिनकी कोई आवाज नहीं है। कमरे में माहौल जैसे जम गया। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट हुई। इसके बाद पूरा हॉल एक साथ खड़ा हो गया। सम्मान से भरे सिर हिलाए, नम आंखें।
उन्होंने न केवल एक नया अध्यक्ष देखा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति देखा जो उन्हें अंधेरे से प्रकाश में ले जा रहा था। उस रात आशा फाउंडेशन की स्थापना की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए एक छोटी सी पार्टी में प्रकाश जी भीड़ के बीच खड़े हुए, वाइन का गिलास पकड़े हुए। उनकी आवाज अब पहली की तरह कांप नहीं रही थी। मैं एक बार शक्ति के भ्रम में जीने वाला व्यक्ति था, लेकिन मेरे बेटे और मीरा नाम की एक लड़की ने मुझे सिखाया कि सच्चा मूल्य सबसे ऊंची इमारतों में नहीं है, बल्कि उन लोगों में है जो सम्मान से जीते हैं, सच बोलने की हिम्मत करते हैं और माफी मांगना जानते हैं। वो मीरा की ओर मुड़े, धीरे से सिर हिलाया। धन्यवाद बेटी। जब सबने मुंह मोड़ लिया था तब भी हाथ न छोड़ने के लिए। गर्म रोशनी वाले कमरे के बीच तालियों की गड़गड़ाहट हुई। उस छोटी लड़की के गालों पर चुपचाप आंसू बह निकले, जिसे कभी उसी घर से निकाल दिया गया था जहां वो बड़ी हुई थी। आरव उसके पास आया, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आज वो मां निश्चित रूप से मुस्कुरा रही होगी। मीरा ने अपना सिर धीरे से उसके कंधे पर टिका दिया, और जो आग उन्होंने जलाई थी वो कभी नहीं बुझेगी। 1 साल बाद उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में आशा प्राथमिक विद्यालय नामक एक नया स्कूल खोला गया। जातीय बच्चे एक स्वयंसेवी दल का उत्साहपूर्वक स्वागत कर रहे थे, जिसमें आरव और मीरा भी थे, जो अब पति पत्नी थे। प्रिंसिपल ने एक छात्र के बारे में कहानी सुनाई, जिसे पहले स्कूल जाने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। अब वो घर के पास पढ़ सकता है। आरव की आंखें नम हो गईं। वो मीरा की ओर मुड़ा। हमने एक लंबा सफर तय किया है ना? मीरा मुस्कुराई। और अभी भी बहुत सी जगहों पर जाना है। ऊंचे पहाड़ की चोटी पर, हरे भरे जंगल के बीच, जहां भी उनके कदम पड़े वहां आशा थी। वो अनाम विरासत थी जो मां ने छोड़ी थी। एक विरासत जो हर कार्य में, हर व्यक्ति में और सही काम के लिए हर चुनाव में जीती है। आरव ने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया, छोटे से मंच पर चढ़ा जहां बच्चे अपना पहला पाठ सीखने का इंतजार कर रहे थे। ऊंचा और साफ नीला आकाश एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा था, जिसमें कोई अंधेरा नहीं था, कोई चोट नहीं थी, केवल प्यार, क्षमा और एक खामोश वादा था कि वो हमेशा वैसे ही जिएगा जैसे मां ने सिखाया था। सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें बताएं कि आप ये कहानी भारत से या कहीं और से सुन रहे हैं, और नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। हर लाइक, शेयर और सुझाव हमें भविष्य के वीडियो अपलोड करने और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। दोस्तों, आप सब कहां से हमें देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी, ये भी हमें बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प कहानी है तो हम सबके साथ जरूर साझा करें। हमारी प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा सुरक्षित और सलामत रहें।